आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि हमारे देश ने 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि अब तक चीन को तोहफे में हम एक के बाद एक देते चले गए, लेकिन आज तक हमारे देश का ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसने कभी आवाज नहीं उठाई। हमारे देश के मीडिया का ये जो इतना बड़ा हिस्सा है, इसने कभी आवाज नहीं उठाई। और अब आप देखिए कि कैसे हमारे ही देश का एक वर्ग चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है और अपने देश का नहीं बल्कि चीन का साथ दे रहा है। अब हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं और ये कहानी हमारे देश में चीन की टीम में खेलने वाले लोगों को बहुत बुरी लगेगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब जब हम ये कहते हैं कि चीन की सेना बहुत कमजोर है, तब तब हमारे ही देश के इन लोगों को हमारी बात बहुत चुभती है और ये बार बार ये कहते हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि चीन की सेना कमजोर है। और जिस दिन 15 जून को जब ये संघर्ष, खूनी संघर्ष हुआ था गलवान की घाटी में और हमारे 20 सैनिकों के शहीद होने की खबर आई थी, बहुत बुरी खबर थी। मुझे याद है उस दिन भी बहुत सारे लोगों ने, उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि हमारे 20 सैनिक हमने खो दिए, उन्हें इस बात की खुशी थी कि हमारी बात गलत निकल गई, उन्हें इस बात की खुशी थी। और वो बार बार ये लिख रहे थे कि देखा, हम कहते थे कि चीन के सैनिक बहुत शक्तिशाली हैं, चीन की सेना बहुत शक्तिशाली है, आप गलत बात बता रहे थे, देखिए चीन की सेना ने हमारा क्या हाल किया। उन्हें इस बात की खुशी थी, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि भारत की सेना ने हमारे देश की नाक कटने नहीं दी, बल्कि पीएलए का बहुत बड़ा अपमान किया। अब आपको एक कहानी और सुनाते हैं। यह कहानी सुनकर आप सब समझ जाएंगे कैसे चीन की सेना असल में सिर्फ कागजी शेर है और जब बात युद्ध के मैदान में असली लड़ाई की आती है तो चीन की सेना ज्यादा देर तक मजबूती से कभी टिक नहीं पाती। उनका शरीर मजबूत नहीं है और उनका मन भी मजबूत नहीं है। 1962 के भारत और चीन युद्ध को 17 साल बीत चुके थे। इन 17 वर्षों में चीन की सेना ने कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। चीन एक और नया युद्ध लड़ने के लिए बड़ा बेचैन था और वो इसके लिए लगातार बहाने ढूंढ रहा था। फिर वर्ष 1978 में चीन को एक नया युद्ध लड़ने का मौका मिल गया जब चीन के पड़ोसी देश वियतनाम ने अपने एक पड़ोसी देश कंबोडिया पर हमला कर दिया और कंबोडिया में खमेर रूज के शासन को समाप्त कर दिया। कंबोडिया की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को खमेर रूज कहा जाता है और इसका शासक था पोल पॉट। खमेर रूज के शासन में अत्याचारों की वजह से कंबोडिया में करीब 1,70,00,000 लोग तब मारे गए थे, लेकिन चीन को कंबोडिया का यह हिंसक राजनीतिक दल बहुत पसंद था और जब वियतनाम ने कंबोडिया में खमेर रूज के शासन का अंत किया तो चीन को यह बात बहुत बुरी लगी और चीन इसे बचाने के लिए निकल पड़ा। चीन को बहाना मिल गया और उसने 17 फरवरी 1979 को अपनी सेना वियतनाम पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। इस युद्ध में चीन के 3,30,000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया था, 3,30,000। और इस युद्ध में चीन के करीब 1200 टैंक्स भी शामिल हुए थे, यानी काफी बड़ी ताकत चीन ने झोंक दी थी इसमें, जबकि वियतनाम के सैनिकों की संख्या केवल 1,50,000 थी। यह युद्ध 16 दिनों तक चला था और चीन को यह उम्मीद थी कि वो वियतनाम को बहुत कड़ा सबक सिखाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। चीन की सेना वियतनाम के पहाड़ी और जंगली इलाकों में फंसकर रह गई और वियतनाम के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को बर्बरता से मारना शुरू कर दिया। इसके लिए वियतनाम के सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, यानी घात लगाकर हमला किया। वियतनाम के ये सैनिक कभी सुरंगों से बाहर निकलकर अचानक से हमला कर देते थे, तो कभी जंगलों में पेड़ों से कूदकर चीन के सैनिकों को चौंका देते थे। इसके अलावा वियतनाम के सैनिकों ने बूबी ट्रैप्स और लैंड माइंस का भी बहुत इस्तेमाल किया। वियतनाम के सैनिकों ने बांस का इस्तेमाल भी हथियार के तौर पर किया। आप जानते हैं, वियतनाम के पास ना तो पैसा था ना हथियार थे, लेकिन उनके सैनिकों में हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। वो लड़ना चाहते थे और इसीलिए चीन के आधुनिक हथियारों का सामना उन्होंने बांस से किया। वियतनाम के सैनिक नुकीले बांस के टुकड़ों को जगह जगह जमीन में गाड़ कर छिपा देते थे। इससे तेजी से आगे बढ़ते चीन के सैनिक अचानक गिर जाते थे और गंभीर रूप से घायल हो जाते थे। वियतनाम चीन के मुकाबले बहुत छोटा देश है, ना तो उनके पास उतना पैसा है, ना उतनी बड़ी सेना है और ना ही हथियार है। चीन के साथ युद्ध के समय वियतनाम के पास सैनिकों और हथियारों की बेहद कमी थी, लेकिन 16 दिनों तक चले इस युद्ध में चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसके करीब 30,000 सैनिक मारे गए।
हालांकि चीन ने दुनिया के सामने हमेशा यह दावा किया कि उसके 30,000 नहीं बल्कि सिर्फ 6,000 सैनिक ही मारे गए थे। युद्ध में वियतनाम के भी करीब 20,000 सैनिकों की जान गई। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस युद्ध में चीन को 50% सफलता भी नहीं मिल पाई थी, यानी आधी सफलता भी नहीं मिली। चीन को न सिर्फ वियतनाम से वापस लौटना पड़ा बल्कि वो कंबोडिया में तैनात वियतनाम की सेना को भी पीछे धकेलने में नाकामयाब रहा, यानी वियतनाम से चीन हार गया उस समय। इस युद्ध में चीन की हार के दो बड़े कारण बताए जाते हैं। आपको भी, अगर आप इतिहास के जानकार हैं या आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। दो कारण थे चीन क्यों हारा। पहला कारण, ध्यान से सुनिएगा आप, पहला कारण था कि चीन की सेना में जो निचली रैंक के अधिकारी थे वो बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम नहीं थे, बड़े फैसले लेने के काबिल नहीं थे और उनके ऑन द स्पॉट गलत फैसले चीन पर भारी पड़े। और दूसरा कारण यह था कि चीन के सैनिकों का मनोबल बहुत गिरा हुआ था। अपने परिवार के मोह में रहने वाले चीन के बहुत सारे सैनिक या तो छुट्टियों पर चले गए थे या फिर उन्होंने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया था। और जो लोग लड़ भी रहे थे वो अपने परिवारों को इतना मिस करते थे कि जल्दी से जल्दी वहां से भाग जाना चाहते थे। यहां से आपको समझ में आएगा कि चीन की सेना का असली डीएनए क्या है। और हम आपको पहले दिन से यह बात बता रहे हैं कि मानसिक रूप से चीन के जो सैनिक हैं वो लड़ाई के लिए बने ही नहीं हैं। उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया है। ये वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी का एक बहुत बड़ा नतीजा है। ये सारे लोग लड़ना नहीं चाहते, अपने अपने घरों में रहना चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर बातें हमें कंटेम्परेरी एशियन स्टडीज का एक रिसर्च पेपर जब मिला वो हमने पढ़ा, उसमें भी बहुत सारी बातें ये लिखी हुई हैं जिसे चीन और वियतनाम युद्ध के बाद तैयार किया गया था। आज चीन के पास बेहतर हथियार जरूर हैं, लेकिन चीन की सेना की 41 साल पुरानी ये दो कमजोरियां आज भी वैसे की वैसी ही हैं। हम जानते हैं भारतीय सेना में जो सैनिक हैं, हमारे जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं, वो हमसे ज्यादा ही जानते होंगे। उन्हें पता है कि चीन की क्या कमजोरियां हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम सैनिकों के साथ साथ देश की जनता को भी बताएं कि चीन की सेना की क्या कमजोरियां हैं। चीन के सैनिक ना तो फैसला लेने में सक्षम हैं और ना ही चीन के सैनिकों का मनोबल बहुत ज्यादा है। चीन की सेना खुद ये मानती है कि उसके 20% जवान युद्ध लड़ने की योग्यता ही नहीं रखते, सिर्फ संख्या बल बढ़ाने के लिए उन्हें वहां पर रखा हुआ है। गलवान में भारत के सैनिकों ने चीन की सेना के मनोबल को और भी गहरी चोट पहुंचाई है और चीन शायद ही कभी इससे उबर पाएगा, इतने बड़े अपमान से। अब सवाल यह है कि भारत चीन को कैसे रोक सकता है और कैसे भारत अपनी जमीन पर कब्जा करने के लिए उसके इरादों पर हमेशा के लिए पानी फेर सकता है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? तो आज हमने 3 लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकाले हैं जो हम देश के सामने और देश में जो फैसला करने के लिए हमारे जो नेता हैं उनके सामने रखना चाहते हैं। इसके 3 तरीके हैं। पहला है सर्विलांस, दूसरा है संचार और तीसरा है संख्या। चीन को रोकने के ये 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप सर्विलांस का महत्व समझिए। इसे हमने लिया है इजराइल से। इजराइल अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए सर्विलांस और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। उसी तरह भारत को भी चीन के साथ लगी अपनी 3,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा पर सर्विलांस टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी और लंबी सीमा पर हम अपने सैनिक कब तक तैनात करते रहेंगे। इन सीमाओं पर सैनिक तैनात करने के बजाय हमें सर्विलांस पर ध्यान देना चाहिए, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास सैटेलाइट्स ऐसे होने चाहिए जो लगातार इन पर नजर रखें। हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए ताकि हम अपने सैनिकों की जान खतरे में न डालकर टेक्नोलॉजी के आधार पर दूर बैठे हुए भी ये पता कर दें कि चीन की सेना ने एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया है तो हमें यहां बैठे पता चल जाए कि वहां क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी, सैनिकों की संख्या कम करनी चाहिए वहां पर और टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए। इजराइल भी अपनी सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात नहीं करता, अपने सैनिकों को वेस्ट नहीं करता। उनके पास वैसे भी सैनिकों की संख्या बहुत कम है, बल्कि वो दुश्मनों को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। और इसके लिए इजराइल ने एक बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम का निर्माण किया है। इसमें दिन के समय लंबी दूरी तक देखने में सक्षम कैमरे और रात में दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम नाइट विजन कैमरे शामिल हैं। ये कैमरे 3rd जनरेशन थर्मल इमेजिंग टेक्निक से लैस हैं और ये कैमरे रात के घने अंधेरे में भी किसी जगह के तापमान में आए परिवर्तन का पता लगा लेते हैं और सैनिकों को एहसास हो जाता है कि दुश्मन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा
डिटेक्शन रेडार्स का भी इस्तेमाल होता है। ये रेडार बॉर्डर पर कई किलोमीटर दूर तक नजर रखने में सक्षम है। इजरायल ने सीमा पर जो दीवार बनाई है उसमें मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं और जैसे ही कोई घुसपैठिया दीवार को छूता भी है तुरंत कंट्रोल रूम में इसकी सूचना मिल जाती है। इजरायल ने सीमा के पास जमीन के नीचे भी सिस्मिक सेंसर्स लगाए हैं। सिस्मिक सेंसर्स वो होते हैं कि जैसे ही दुश्मन सीमा के पास सुरंग खोदने की कोशिश करता है तो ये सेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं। भारत इन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा भारत सैटेलाइट्स की मदद से भी दुश्मनों पर लगातार नजर रख सकता है। लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स होते हैं, उनकी मदद ली जा सकती है और हाल ही के दिनों में सैटेलाइट्स का इस्तेमाल बढ़ने से ही चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखना हमारे लिए आसान हुआ है और भारत इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके चीन जैसे देशों की सेना पर 24 घंटे हर मिनट नजर रख सकता है। चीन को रोकने का दूसरा तरीका है संचार। इसके तहत चीन की सीमा के पास ज्यादा से ज्यादा सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना चाहिए। सीमा के पास ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट्स और हवाई पट्टियों का निर्माण होना चाहिए। लद्दाख में चीन की सीमा के पास भारत के 2 एयरपोर्ट्स हैं और इनके नाम है फुकचे लोमा और चुशुल एयरपोर्ट। इन दोनों एयरपोर्ट्स की स्थिति सुधारकर भारत का इस्तेमाल सेना और नागरिकों को यहां तक पहुंचाने के लिए कर सकता है। इसके अलावा हमें मोबाइल फोन नेटवर्क और 5G जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके संचार प्रणाली को इन इलाकों में बेहतर करना चाहिए। जब चीन जैसा देश माउंट एवरेस्ट पर 5G का नेटवर्क टावर लगा सकता है तो फिर भारत ऐसी जगहों पर, गलवान वैली जैसी जगहों पर हम ऐसे टावर्स क्यों नहीं लगा सकते। हमें वहां पर संचार ठीक करना चाहिए, जहां मोबाइल फोन चल सके, जहां इंटरनेट चल सके, जहां हमारे देश के नागरिक वहां तक जा सकें और जहां तक हवाई जहाज उतर सकें, हेलीकॉप्टर्स जा सकें। चीन के साथ लगी सीमा पर मोबाइल फोन नेटवर्क की स्थिति अच्छी ना होना सबसे बड़ी कमी है और इस कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। यानी दूसरा जो तरीका है वो संचार और तीसरा तरीका है संख्या। इसके तहत सरकार को लद्दाख जैसे इलाकों में न सिर्फ नागरिकों की संख्या बढ़ानी चाहिए बल्कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों को यहां आने के लिए आकर्षित करना चाहिए। सरकार को चीन की सीमा के साथ लगे गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाना चाहिए क्योंकि एक बंजर और निर्जन इलाके पर दावा जताना आसान होता है, लेकिन जिन इलाकों में बड़ी संख्या में भारत के लोग रहने लगेंगे उस पर कब्जा करना चीन के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटकों को इन इलाकों में पर्यटन के लिए लाया जाएगा तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात साबित हो जाएगी कि ये इलाके भारत के हैं, क्योंकि इन विदेशी नागरिकों को यहां घूमने के लिए भारत अपना वीजा जारी करेगा और यह भी अपने आप में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण होगा कि लद्दाख के ये सारे इलाके ये भारत के इलाके हैं। इसलिए ये 3 जो सॉल्यूशंस हैं, रोकने के 3 तरीके हैं, ये आज हम देश के सामने रखना चाहते हैं। इसके लिए हमें वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ानी पड़ेंगी, वहां पर अर्थव्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, लोगों के लिए रोजगार बनाने पड़ेंगे। जो लोग खेती करना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं, कोई और काम करना चाहते हैं, वहां के जो लोकल ट्राइबल लोग हैं उन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करना पड़ेगा कि वो उन इलाकों में जाकर बसें, वहां रहें और जो भी काम वो करना चाहते हैं वो वहां पर करें। चीन के मामले में आज कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगे कर दिया और उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति का निशाना लगाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार को कहा है कि चीन के मामले में सरकार कोई कमी न छोड़े, नहीं तो यह देश से विश्वासघात होगा। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री को अपने बयान से चीन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। असल में मनमोहन सिंह राहुल गांधी की बातों और उनकी राजनीति को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद देश के प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त चीन की घुसपैठ के बारे में सब जानते थे। एक अनुमान के मुताबिक 2010 से 2013 के बीच चीन ने 600 से ज्यादा बार घुसपैठ की। कांग्रेस के शासन में ही देश की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली है, लेकिन उस समय इनमें से कोई नहीं बोला। लेकिन अब हमें तो देश में ऐसे नेताओं की तलाश है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी 1-2 सवाल पूछ सके। क्या ऐसा कोई नेता है हमारे देश में जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कोई पत्र लिख सके या ये उन्हें ये बता सके कि कैसे चीन गलत रास्ते पर चल रहा है? क्योंकि उनसे मिलना अलग बात है, उनका प्रोपेगेंडा वो लोग यहां आगे बढ़ा रहे हैं। हमें भरोसा है कि ऐसा कोई नेता नहीं होगा हमारे देश में जो चीन से भी ये सवाल कर सके। आप अपनी सेना से सवाल कर सकते हैं, अपने प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन चीन को लेकर हमारे देश में बड़ी अजीब सी खामोशी है, क्योंकि चीन के नेता भारत के कुछ नेताओं के वैचारिक पूर्वज हैं और अपने ऐसे पूर्वजों से तीखे सवाल अब कौन पूछेगा।
कांग्रेस और वामपंथी दलों की सोच देश को पता चल गई है, क्योंकि इनके नेता चीन की आलोचना करने से ज्यादा भारत सरकार की आलोचना में लगे हैं। इतना ही नहीं, जब इन नेताओं ने गलवान घाटी में चीन के हमले की खबर सुनी तो ये भारत सरकार पर जमकर कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानी पर इन लोगों की बोलती अब बंद हो गई है। आज आपको इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि जब हमारे बड़े बड़े नेता अपने बड़े बड़े बंगलों में बैठकर ये कहते हैं कि भारत ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया, तो क्या ये हमारी सेना का अपमान नहीं कर रहे? ये सीधे सीधे हमारी सेना का ही अपमान है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.